हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरियल बुक है जिसमें 5000 जीके क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसका अगला पार्ट सेट नंबर 93 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। और जो अम्ल वर्षा है ये संगमरमर से बने इमारत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। एग्जाम्पल में ताजमहल का जो कलर उड़ रहा है इसका कारण हो जाएगा अम्ल वर्षा। और कहेगा अम्ल वर्षा सर्वाधिक किस देश में होता है? तो अम्ल वर्षा सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो नॉर्वे में। आगे देख लेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा नोंगखाईलेम अभयारण्य कहाँ पे है? तो मेघालय में। नोंगखाईलेम अभयारण्य मेघालय में है। बाकी देख लेते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। और तमिलनाडु में स्थित है मुद्दुमलाई अभयारण्य। रणथंभौर जो अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। और गुजरात में कहेगा तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है जायकवाड़ी जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पे नहीं है। जायकवाड़ी जो परियोजना है ये स्थित है गोदावरी नदी पे। और नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पे स्थित है आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पे स्थित है। जायकवाड़ी भी गोदावरी नदी पे स्थित है। काकरापारा परियोजना कहेगा तो ये स्थित है ताप्ती नदी पे। और किस राज्य में? तो गुजरात में। हीराकुंड परियोजना स्थित है महानदी पे। और कहेगा किस राज्य में? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। और पोचमपाद परियोजना है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो ये जहांगीर महल का निर्माण अकबर करवाए थे। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर करवाए थे। खास महल और शीश महल के निर्माण करवाए थे शाहजहां। खास महल और शीश महल के निर्माण शाहजहां करवाए थे। 5 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। और ये क्या था? तो प्रशासनिक प्रणाली था। और इसे कौन लागू किए थे? तो ये इसे लागू किए थे अकबर। और अकबर ने ही अनुनाद विभाग की स्थापना भी किए थे। आगे देख लेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसमें राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी द हिंदू हो जाएगा, द महारांता और बंगाली ये तीनों क्या था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। और द हिंदू कहेगा कि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी एस अय्यर और बी राघवचारी। द हिंदू पत्रिका के संपादक हो जाएंगे जी.एस. अय्यर और बी राघवचारी। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज के 7 वर्गों को विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जो मेगास्थनीज था ये किसका कहेगा कि किसका राजदूत था? तो ये सिलेकोस निकोटर का राजदूत था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसे 15 अधिकरण में विभक्त किया गया है। अशोक के शिलालेख पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे 1837 में। और खोज किए थे टी पैंथलर 1750 में। आगे देख लेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति था जिसे भारत रत्न दिया गया था 1987 में। अली बंधु का संबंध हो जाएगा खिलाफत आंदोलन से। और ये खिलाफत आंदोलन के नेता भी थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और सबसे युवा कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि पहली बार 1923 में बने थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो 12 से 35 तक। भाग कहेगा तो भाग 3 में। और इसके अलावा गैर नागरिक को कानून के समक्ष समानता भी दिया गया है, जो कि उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। और जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है गैर नागरिक को, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 21 में। और भी कुछ है, आगे देख लेंगे। 10 नंबर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विधिक स्वरूप हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से, और इसकी भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कहेगा क्या कौन सा जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब। और पहली बार ये पास होता है जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। इसके बाद राष्ट्रपति अपने सहमति देते हैं, उसके बाद जो विधेयक है अधिनियम बन जाता है। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति के जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था, और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज के सुझाव दिए थे। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के सुझाव दिए थे। और कहेगा कि पंचायती राज में टैक्स लगाने के सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये दिए थे अशोक मेहता समिति। 13 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो ये किए थे डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किए थे डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एडरसन 1932 में, और ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का जो रंग होता है ये होता है पीला। और वही कह जाएगा कि फिनोल फथेलिन के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो ये होता है गुलाबी। अम्ल क्या करता है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल करता है, वही क्षार कहेगा तो ये लाल लिटमस को नीला करता है। 15 नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, और मुलायम करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। कार्बन क्या है, तो ये उच्च गलनांक वाला तत्व है। कार्बन क्या है, तो ये उच्च गलनांक वाला तत्व है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाया जाता है। सोडियम के अधिकता से क्या होता है, तो सोडियम के अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 16 नंबर, उजला थोथा यानी कि व्हाइट बिट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उजला थोथा कहा जाता है ZnSO4 7H2O को, और हरा थोथा कहा जाता है फेरस सल्फेट को, और नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, और जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है, तो उजला थोथा। जिंक सल्फेट को कहेगा तो उजला थोथा कहा जाता है, और फेरस सल्फेट को हरा थोथा, और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा। 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो इसमें हो जाएगा शनि ग्रह। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी वर्तमान में शनि ग्रह हो गया है, जिसका उपग्रह की संख्या 145 है।
किस ग्रह पे कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल उपलब्ध है, तो शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल उपलब्ध है और इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं, या भोर का या शाम के तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और कहेगा कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, तो अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी और कम हो जाएगा शनि का। मंगल ग्रह के रंग कैसा है, तो लाल है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इक्वाडोर और इंडोनेशिया से गुजरती है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। केन्या की राजधानी कहाँ पे है, तो नैरोबी में। कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। 19 नंबर हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है, तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति है ये कहलाती है मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को कहते हैं मेसोफाइट। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला वनस्पति है उसे कहते हैं जेरोफाइट। और लवणता के क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को कहते हैं हाइलोफाइट। और ब्रायोफाइट में जो उगने वाले वनस्पति होते हैं ये उगते हैं नम और छायादार क्षेत्र में। आगे देख लेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित हुए घटना के अनुसार उसके कालक्रम में अनुसार ये दर्शाना है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें पहली बार क्या हुआ था, तो पहली बार हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कब, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। उसके बाद लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, कब, तो 1973 में। और इसके बाद लाया गया था प्रोजेक्ट हाथी, कब, तो 1992 में। और उसके बाद जैव विविधता अधिनियम लाया गया था 2002 में। तो इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा पहले 1 और उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा 2। अब से पढ़ लेते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लाया गया था 1972 में और वही केवल वन अधिनियम कहेगा। वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में लाया गया था। वन जीव संरक्षण 1972, केवल वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986। जैव विविधता अधिनियम लाया गया था 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1993 में। प्रोजेक्ट हाथी कहेगा तो 1992 में। प्रोजेक्ट हांगुल की शुरुआत 1970 और प्रोजेक्ट गेंडा की शुरुआत 1987। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा लोनी नदी का। लोनी नदी ये कच्छ के रण में जाके समा जाती है और ये अंतर्वाह नदी भी है। लोनी नदी कैसी नदी है, तो अंतर्वाह नदी। और जोवाई, सुकरी और जोजरी किसकी सहायक नदी है, तो लोनी का। बनास नदी की सहायक नदी का नाम हो जाएगा कोठारी और मानसी। कोठारी और जो मानसी है ये बनास नदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी जो नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहवा से। और महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी निकलती है मध्य प्रदेश से। और महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहवा से और माही कहेगा तो ये मध्य प्रदेश से। माही निकलती है मध्य प्रदेश से और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा से। आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ध्रुव या पोल। जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 23 नंबर हो जाएगा, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के किस रूप में निरूपित करते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कह रहा है कि किस रूप में निरूपित करते हैं, तो ये करते हैं H बराबर I² RT में। ये समीकरण है। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया वो है जो कि पदार्थ की अवस्था चेंज होने के बाद वो पूर्व अवस्था में नहीं आता है, और भौतिक अभिक्रिया वो है जो कि किसी पदार्थ की अवस्था चेंज होने के बाद वो अपने पूर्व अवस्था में आ सकता है, उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के जो अवस्था चेंज होता है वो पहले अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना ये भौतिक प्रतिक्रिया है, आयोडीन का क्रिस्टलों का उदर्वपातन ये भी भौतिक प्रतिक्रिया है, और गीले कपड़ों का सुखाना ये क्या है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसके बाद ये पूर्व अवस्था में आ सकता है। बाकी मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। एक आता है कि मोमबत्ती का जलना ये क्या है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया है, और मोम का जलना ये भौतिक प्रतिक्रिया है। आगे देख लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसकी जो त्रिज्या है बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका जो त्रिज्या है बढ़ जाता है। और साबुन के बुलबुले जो है पानी के अंदर कैसे दिखाई देता है? तो अवतल लेंस के भांति। आगे देख लेंगे। 26 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोज का जो घोल है ये विद्युत का चालक नहीं है। बाकी कौन कौन सा चालक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, एसिटिक एसिड का घोल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल है। ये तीनों विद्युत का चालक है। बाकी ग्लूकोज का जो घोल है ये नहीं है। बाकी आगे देख लेंगे। 27 नंबर, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो यह अभिलंब से दूर तथा इसकी गति बढ़ जाती है। यह अभिलंब से दूर जाती है और इसकी गति बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अभिलंब से दूर जाएगी और इसकी गति क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो ये रखता है सेल या बैटरी। कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो सेल या बैटरी ये मदद करता है। विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से। और विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एमीटर। 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें जो जाइलम है ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। इसका कार्य हो जाएगा पौधों में जल का परिवहन करना। बाकी तीनों हो जाएगा शीर्ष अस्थ विभाजोतक और कैम्बियम और कोलेनकाइमा जो है ये तीनों अस्थायी ऊतक है। कोलेनकाइमा ऊतक का कहेगा, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण ही पौधे क्या होता है? तो लचीला होता है। ये पौधे को लचीला बनाता है। आगे देख लेंगे। 30 नंबर, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव शास्त्र का। आर्कियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुरातत्व शास्त्र का। और फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दवाओं एवं दवा का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेंगे। 31 नंबर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा हड्डी से। और गुर्दा है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? गुर्दा की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा हृदय से। और टीबी रोग किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। एस्पिरिन क्या है? तो ये दर्द निवारक दवाएं हैं। एंटीबॉडी किस रक्त समूह में नहीं पाया जाता है? तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी रक्त समूह में, और कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ रक्त समूह में। आगे देख लेंगे। 33 नंबर हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इसमें नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक क्या होते हैं? तो माता पिता के समान होते हैं। आगे देख लेंगे। 34 नंबर हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो ये करता है एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म करता है। और अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जो हार्मोन है ये अंडाशय से स्रावित होता है। 35 नंबर हो जाएगा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा है ये कह रहा है किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल या मेरिस्टेम के कारण। आगे देख लेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊतक के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं ऑप्शन। कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। ऊतक शब्द का प्रयोग बिसेट ने किया था, ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊतक, ये भी सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें हो जाएगा सभी। ऊतक के कहेगा निर्माण किससे होता है? तो ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त नहीं जमता है इसका कारण हो जाएगा हेपेरिन। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में ये रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है मानव शरीर में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। वही कह देगा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के हो जाएगा रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, और प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रिनोजन। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो ये धान के खेतों में पाए जाते हैं। और धान के खेत से मीथेन गैस भी निकलता है जिसका अन्य नाम हो जाएगा मार्स गैस। नील हरित शैवाल के अन्य नाम कहेगा तो साइनोबैक्टीरिया है। नील हरित शैवाल के अन्य नाम हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। गेहूं में कहेगा रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो जो गेहूं में रस्ट रोग होता है ये होता है कवक के कारण। और गन्ना में लाल सड़न रोग ये भी कवक के कारण होता है। 39 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी हो जाएगा। प्लेग होमोफिलस पर्टुसिस के कारण नहीं होता है, प्लेग होता है वाई पेस्टिस जीवाणु के कारण। वाई पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है प्लेग, और ये चूहे के काटने से होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, हैजा होता है ये विबोरियो कॉलरी जीवाणु के कारण। कुष्ठ या कोठ जो रोग होता है ये माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। और टेटनस जो होता है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु के कारण। टेटनस के टीका क्या है? तो डीपीटी। डीपीटी के जो टीका है इसको मल्टीपल टीका कहा जाता है, और ये दिया जाता है टेटनस पर्टुसियस और टेटनस पर्टुसियस और डिप्थीरिया में। पर्टुसियस जो है ये हो जाएगा काली खांसी। पर्टुसियस को कहते हैं काली खांसी। काली खांसी में या टेटनस में या डिप्थीरिया में डीपीटी के टीका दिया जाता है। आगे देख लेंगे, 40 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है ये प्रस्तुत किए थे प्रोफेसर राजे कृष्ण ने। राष्ट्रीय योजना समिति के गठन 1938 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी 1867-68 में। 41 नंबर हो जाएगा, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक हो जाएंगे एमजी रनाडे। और वही इसी से मिलता जुलता पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक आएगा तो आरसी दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आरसी दत्त हो जाएंगे, और इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक एमजी रनाडे हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो रशियन यानी कि रूसी क्रांति हुआ था कब? तो 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व या नेता कौन थे? तो बीएस लेनिन थे। 43 नंबर हो जाएगा,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था बैथुन कॉलेज। और हिंदू कॉलेज के कहेगा वर्तमान नाम क्या हो गया है? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज का ही पूर्व नाम हिंदू कॉलेज है और इसका स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो सर्वप्रथम जो भक्ति का उल्लेख मिलता है वो मिलता है श्वेता स्वर उपनिषद में, श्वेता स्वर उपनिषद में। और कठोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो यम और नचिकेता का। सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद में। 45 नंबर हो जाएगा। किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है मोहम्मद गेसो दराज को। मोहम्मद गेसो दराज को बंदा नवाज के उपनाम से जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो अजमेर में है और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह हो जाएगा दिल्ली और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। शेख कहेगा सलीम चिश्ती के दरगाह फतेहपुर सीकरी है। आगे देख लेंगे 46 नंबर हो जाएगा। गुप्त काल में पेठ इकाई थी तो ये क्या थी? तो ग्राम समूह की इकाई थी गुप्त काल में पेठ। गुप्त काल में जो पेठ थी ये किसकी इकाई थी? तो ग्राम समूह की। और जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में। 47 नंबर हो जाएगा। अक्षय नीति का संबंध किससे है? अक्षय नीति का संबंध हो जाएगा अस्थाई दान से। अक्षय नीति का संबंध अस्थाई दान से हो जाएगा। आगे देख लेंगे 48 नंबर है। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे किसकी ओर झुकते हैं? तो प्रकाश की ओर। ऑक्सिन हार्मोन की खोज करेगा तो डार्विन किए थे 1880 में। और जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसका खोज किए थे कुरुसोवा। कब? तो 1926 में। और ये कैसा हार्मोन है? तो ये बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन है। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? तो ये भाग लेता है साइटोकाइनिन और इसका खोज किए थे मिलर 1955 में। 49 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ये पौधा में पाया जाता है और ऑक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन है? तो ये पौधे के नियंत्रण यानी कि पौधे के विकास को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के विकास को नियंत्रण करता है। और बाकी जो हो जाएगा इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन ये हार्मोन कैसा है? तो ये जानवरों में पाया जाने वाला है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। एड्रेनलिन जो ग्रंथि है इसे क्या कहते हैं? तो आपातकालीन इसे कहते हैं आपातकालीन। आगे देख लेंगे 50 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। मछलियों के हृदय में कह रहा है कि कितने कक्ष होता है? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष पाया जाता है और मेढक के हृदय में 3 कक्ष मिलता है। और मनुष्य के हृदय या मगरमच्छ या स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। और कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ग्रंथि और यह है एंजाइम। जठर रस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन और रेनिन। जठर रस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का कार्य क्या है? ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और जो रेनिन हार्मोन है इसका कार्य है दूध का पाचन करना। और अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का जो कार्य है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का। ये वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। रेनिन पाचन करता है दूध को और ट्रिप्सिन कहेगा तो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और लार से 3 एंजाइम निकलता है एमाइलेज, टायलिन और माल्टोज। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा कोशिका का शक्तिगिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ये किए थे ऑल्टमैन 1886 में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किए थे बेंडा ने। पित्त कहाँ पे स्रावित होता है? तो पित्त का स्राव होता है यकृत में। और कहेगा कहाँ पे जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में।
इंसुलिन में अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह हो जाएगा। अगर इंसुलिन का कम स्त्रवण होगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह। और इंसुलिन के अति स्त्रवण से होने वाला रोग कहेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इंसुलिन का अति स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है और निम्न कहेगा तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे बैटिंग बेस्ट ने 1921 में। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की बाहरी भागों को क्या कहते हैं? वृक्क जिसे गुदा कहा जाता है, इसकी बाहरी भाग को कहते हैं कोर्टेक्स। और वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। और बाकी देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? तो सुक्रोज। ये हो जाएगा ग फ स, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलने से क्या बनता है? तो ये बनता है सुक्रोज। और दोनों एक जैसा रहेगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलने से क्या बनता है? तो माल्टोज। और ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज को मिलने से क्या बनता है? तो लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। और ग फ स यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। और दोनों जब एक जैसा रहेगा, यानी कि ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज मिलकर बनता है माल्टोज। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरे सारे वीडियो का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो कि उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।